वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आप सिर्फ डाइट से अपने फैमिली को, अपने सराउंडिंग को यंगर दिखा सकते हैं। एज आई वांट टू टेल यू दैट माय एज इज 43 टुडे। सो आप अपनी जो एंटी एजिंग क्रीम्स एंड ये सब चीजें होती हैं एंड बहुत सारी क्रैश डाइट्स और आजकल बहुत नए नए फैंसी डाइट्स आ रही हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं होती है, ये सब मिथ्स होते हैं। तो आपको बेसिकली साइंस जानना है इस कोर्स के थ्रू। आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं, जो डेली का जो केओस होता है, बच्चे का पेट खराब होना या किसी का अगर गैस्ट्राइटिस हो रहा है, बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां हैं जो डे बाय डे होती हैं, जो हम सिर्फ डाइट से इम्प्रूव कर सकते हैं। हम डॉक्टर विजिट को एटलीस्ट 70% रिड्यूस कर सकते हैं। जब कभी एक्सीडेंट इंजरी है उस केस में तो हम नहीं कर सकते कि आप डाइट अच्छा लोगे तो ऐसा नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन जो छोटी छोटी बीमारियां हैं, क्रोनिक डिजीजेस हैं, लिपिड प्रोफाइल बढ़ जाना, ये सब चीजें हैं, ये आप डाइट से क्योर कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर घर में एक डाइट का नॉलेज रखने वाला इंसान जरूर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, या फिर हर किसी फैमिली से उनको विजिट करना चाहिए डाइटिशियंस को एवरी मंथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज ऑल रिलेटेड टू बायोलॉजी एंड बेसिकली आप जिस थोड़ा बहुत जितना भी आपने 10th में बायोलॉजी पढ़ा होगा सबने, तो थोड़ा उससे रिलेटेड है, उतना भी आपने 10th तक भी पढ़ा होगा, तो आपको यहाँ पे हम बेसिक्स ही फिजियोलॉजी एंड केमिस्ट्री वगैरह बताएंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम जस्ट इंट्रो बताएंगे। सो जो बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, बेसिकली बॉडी स्ट्रक्चर सेल्स से बना है। जो बेसिक सेल है, जैसे हम अगर बोले घर किससे बना है तो ईंटों से बना है, राइट। तो उसी तरह जो हमारी बॉडी है वो सेल से बना है। बेसिक जो यूनिट है दैट इज सेल। तो वो सारे सेल इकट्ठा होके एक टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू इकट्ठा होके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन इकट्ठा होके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, देन सब मिलके एक बॉडी बनाते हैं। तो ये बॉडी को कैसे हमें हेल्दी रखना है, अगर किसी न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो कौन सी न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी हो सकती है, या फिर अगर हम कुछ गलत खा रहे हैं जिसकी वजह से बॉडी को हार्म हो रहा है, तो ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो आपका सब्जेक्ट 1 है फूड एंड न्यूट्रिशन। ओके, so every single cell in a human body is an outcome of food we have ingested। हमारा जो सेल बनता है वो जो हम खाना खाते हैं उसी से बनता है। अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपका सेल डेवलपमेंट अच्छा होगा, बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होगा। जो बच्चे होते हैं छोटे, उनका जो फर्स्ट 1000 डेज होता है, बहुत सारी मदर्स भी हैं यहाँ पे तो उनको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट 1000 डेज होता है एक बेबी का, एक लाइफ का, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर उस टाइम आप एक अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एक हेल्दी फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आगे वो बच्चे का ऐसा हेल्थ ग्रो होता है कि उनको डिजीजेस फ्रीक्वेंट नहीं होते, इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है उनकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट 1000 डेज शुड बी कंसर्न अबाउट डाइट। डाइट कैसी है वो ध्यान देना है। आजकल बहुत सारे कमर्शियल आइटम्स आ गए हैं फॉर लाइक इजी रखने के लिए, लाइफ को भी बहुत चीजें आ गई हैं। और कई बार ऐसा लगता है, पेरेंट्स को मिसकंसेप्शन होता है कि हम पैकेट्स फूड देंगे तो ज्यादा हेल्दी होगा, लाइक सैरेलैक, सेरिक्रो, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बेसिक घर का ही खाना देना होता है। वो सारी चीजें घर के खाने से ही बनी होती है। कुछ चीजों में फोर्टिफिकेशन होता है, लेकिन उसके साथ साथ फोर्टिफिकेशन पेस्टिसाइड्स का भी होता है, तभी वो इतनी शेल्फ लाइफ तक वो रह पाते हैं। फूड आइटम्स लाइक वो 6 महीने उनकी शेल्फ लाइफ होती है, किसी की 1 साल भी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आपको जितना हो सके नेचुरली जो फूड है, नेचुरल सोर्स से आ रहे हैं, उनको ही देना है बच्चे को।
सेकेंडली थिंग, जो चीज जितनी भी प्रोसेस की हुई है, जैसे अगर गेहूं होता है उससे प्रोसेस करते करते हम ब्रेड बना देते हैं और ज्यादा प्रोसेस करके हम बिस्किट बनाते हैं, तो ये जितनी ज्यादा प्रोसेस होगी उतना ही ब्रेक डाउन क्लास नहीं ज्वाइन किया एफर्ट लगेगा, उतना ज्यादा मुश्किल होगा। हमारे यहाँ जो गुरुवार का पूजा चल रहा है तो इसलिए थोड़ा बिजी रह गया। टॉप टिप कि आपको जो भी खाना है कोशिश करना है बेसिक एंड नेचुरल फूड खाना है। आज नहीं करेंगे ज्वाइन, सराउंडिंग में भी वही देना है सर। थोड़ी देर बाद सर देख लो हाँ बिल्कुल स्टार्ट हो गई ना, इसीलिए तो हमें याद आया तो मैंने कर दिया। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास भी है, समझना है सब चीजें कैसे नहीं है ना। हाँ हाँ हो गया। जब तक हम रहते हैं तब तक वैसा ही चलेगा। बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स जिनको भी समझ नहीं आ रहा है इंग्लिश, मैं थोड़ी मिक्स करके बोलूंगी हिंदी इंग्लिश। प्रॉब्लम है तो मैं अगर बोलिए तो मैं ज्यादा हिंदी यूज करूंगी। तो the body parts, organ, muscle, blood and bones are all made from the food we have eaten. Food gives energy and stamina to work. हमें जो काम करने के लिए जो शक्ति आती है, स्टैमिना आता है, वो फूड से आता है। आप कैसा खाना खा रहे हैं काम करने से पहले, अगर आप मान लीजिए कुछ आपको रनिंग करना है या आपको कुछ लॉन्ग स्ट्रेस, मान लीजिए कुछ बच्चे को ही देखभाल करना है लॉन्ग टाइम तक बाहर में, अगर आप सेम दो चीजें मैं कंपेयर करूंगी, वन ग्लास ऑफ ग्लूकोज, एक ग्लास ग्लूकोज का और दूसरा 2 पीसेस ऑफ चपाती, ठीक है। अगर दोनों सिर्फ कार्ब्स ही हैं, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, प्रोटीन में भी बहुत ज्यादा प्रोटीन नहीं है, एंड ग्लूकोज तो सिर्फ कार्ब्स है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट दोनों में सेम कैलोरी है, मानिए क्वांटिटी सेम है कैलोरीज की। लेकिन अगर आप ग्लूकोज खा के बच्चे को काफी घंटों तक देखते हैं तो आप अपना जो इंसुलिन का जो फ्लक्चुएशंस है, आपका इरिटेशन, वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। आप चीजों को ज्यादा मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जब ग्लूकोज बॉडी में गया तो इमीडिएट वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, एंड इमीडिएट ब्लड में एब्जॉर्ब होने की वजह से इंसुलिन भी बहुत ज्यादा इमीडिएट निकला। वो थोड़ी देर के लिए ही है वो टाइम, ठीक है। एंड इमीडिएट इंसुलिन भी राइज होगा बिग क्वांटिटी में, क्योंकि बिग क्वांटिटी में ग्लूकोज आया है, ठीक है। तो उस टाइम आपका इंसुलिन लेवल हाई होगा और उसके थोड़ी देर बाद वो फॉल हो जाएगा आपका ब्लड शुगर लेवल, ओके। पूरा सेल एब्जॉर्ब कर लिया और वो फॉल हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, जब फॉल होगा ग्लूकोज लेवल, जब गिरेगा तो आपको इरिटेशन होगी, आप काम नहीं कर पाएंगे, आप थक जाएंगे, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। और वही किसी इंसान ने 2 रोटी खाई थी, वो सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर काम कर रहा है तो वो ज्यादा सस्टेन रहेगी उसकी एनर्जी, क्योंकि वो ब्लड में बहुत धीरे धीरे जा रहा है। डिफरेंस क्या है, एक सिंपल कार्ब्स है, एक कॉम्प्लेक्स कार्ब है, ठीक है। तो रोटी का जो कार्ब्स है वो धीरे धीरे ब्लड में जा रहा है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ इंसुलिन आ रहा है ब्लड में, एंड लॉन्ग ड्यूरेशन तक इंसुलिन एंड ग्लूकोज मेंटेन रह रहा है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक ग्लूकोज मेंटेन रह रहा है। दैट मींस आप देरी तक काम कर पाएंगे और एकदम से हाई नहीं होगा, एकदम से फॉल नहीं होगा। तो बेटर दोनों में क्या हुआ, रोटी, ओके। तो सिर्फ आपको कैलोरीज नहीं देखनी है, कैलोरीज आप कहाँ से खा रहे हैं, किस चीज से खा रहे हैं, सोर्स क्या है, वो भी मैटर करता है, ओके। सो जब भी आप फूड खा रहे हैं तो उसको पिक करना है बहुत स्मार्टली विद द नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन। इट ऑल्सो गिव्स इमोशनल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। जब हम खाना खाते हैं अच्छे से, राइस या रोटी जो भी आपका स्टेबल फूड है, तो हमें थोड़ा सेफ फील होता है, सिक्योर फील होता है, अच्छा फील होता है, राइट। और जब हम कभी किसी गलत डाइट पे होते हैं, क्रैश डाइट पे की, या फिर टाइम नहीं है किसी काम की वजह से, आप सिर्फ चॉकलेट्स खा लिया, बिस्किट्स खा लिया, तो हमें उतना अच्छा फील नहीं होता और हमारा ब्लड शुगर लेवल भी फ्लक्चुएट होता है, जिससे हम काम को मैनेज नहीं कर पाते। Lot of research is being done and now
and new findings published every day to increase our knowledge about food and nutrition and to find way to apply this knowledge in choosing the right food to eat so that our body is well nourished and healthy. So आजकल ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया में एंड गवर्नमेंट इसके लिए ओबेसिटी प्रोग्राम्स चला रही है. तो क्यों चलाना पड़ रहा है? बिकॉज आजकल की जो हमारी डाइट हो गई है बहुत खराब हो गई है. लोगों की लाइफस्टाइल जो है सोशल एंड इकोनॉमिक का स्टेटस बढ़ गया है पहले से काफी ज्यादा. तो अब हम इजीली हर चीज खरीद पाते हैं. अगर हमें लगता है हम खरीद पाते हैं, हम क्यों नहीं खाए जब हम खरीद सकते हैं. बट इट इज रॉन्ग. आपको अगर खरीद सकते हैं हर चीज तो ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज खानी है. आपको वाइजली चूज करना है. मेन इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको अपना आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना है. दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट. अगर हम अपना आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करेंगे, लाइक NIN ने, WHO ने एक रेंजेस बनाए हैं. दीज आर ऑर्गेनाइजेशंस जो बताते हैं कि इतने से इतने रेंज में आपका वेट है तो फिर आप हेल्दी हैं. इसके ऊपर गया तो आप डिजीज के लिए प्रोन हो जाते हैं. आपको डिजीज बनने के चांसेस हो जाते हैं. So, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ मेथड्स हैं, वो हम पढ़ेंगे अपनी क्लासेस में. दैट इज BMI. So food is the very basic of our life. It contains different nutrients that are needed by the body for survival and substances. The food we eat is digested and converted into nutrients. हम जो खाते हैं फिर वो convert होते हैं nutrition में, like protein, fat, carbohydrate, vitamins, minerals. These nutrients are absorbed and transported to the different parts of the body and utilizes for the day-to-day functioning. At the end, they are disposed of by further metabolism and transformed into the end product. We need to consume a variety of food in order to remain healthy. हम जो खाना खाया, मान लीजिए कुछ भी खाया, जैसे कि एक दाल चावल खाया, उसके बाद वो कन्वर्ट हुआ काफी सारे न्यूट्रिशन में, लाइक प्रोटीन में, फैट में एंड कार्ब्स में. ओके, सम मिनरल्स भी आएंगे. वो खाया, उसमें कन्वर्ट हुआ और काफी सारा वेस्ट भी रह जाएगा जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे. उसमें जो भी लाइक सब्जी खाया, अगर तो सेल्यूलोज बहुत होता है, दैट इज फाइबर, वो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते. हम जैसा जितना खाते हैं सेम क्वांटिटी हम उसको एक्सक्रीट कर देते हैं. तो बहुत सारा वेस्ट बनता है आफ्टर कंज्यूमिंग एनीथिंग. So thus we can define food as any solid or liquid which when eaten can supply any of the following. Material from which the body can produce movement, heat or other form of energy. Material for growth, repair and reproduction. Substance necessary to regulate the production of energy or the process of growth and repair. इनके थ्रू हम क्या हमारी बॉडी में हो पाएगा? रिपेयर होंगे. अगर हम रात को मानिए दूध पी के सोते हैं तो प्रोटीन इज रिपेयरिंग थिंग, वो रिपेयर करता है सेल्स को. ठीक है, जो भी हमारा वेयर एंड टियर दिन भर होता है, तो प्रोटीन इज फॉर रिपेयर आवर बॉडी. अगर आप रात के टाइम प्रोटीन लेके सोते हैं, लाइक मिल्क इज वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियंस, तो आप लेके सोते हैं तो अगले दिन यू विल लुक बेटर एंड आपको ज्यादा हेल्दियर फील होगा. लाइक इस केस में हम इंस्टेंट फील कर सकते हैं. अगर आप एक महीने तक अगर कोई इंसान दूध नहीं ले रहा है, वो लेगा एक महीने तक, तो फिर वो अपने सेल्स को हेल्दियर फील कर दिखेगा. ओके, अगर स्किन किसी की हेल्दियर दिख रही है, दैट मीन्स द पर्सन इज हेल्दी. ओके, the diet consists of those foods or mixtures of food
food in the amount which are eaten daily. The food diet provides adequate amount of all the nutrients without harmful excesses. For a wide range of food, dietary habits are dependent on geographical and cultural traits and vary accordingly. Like साउथ में कुछ और चीजें खाते हैं, नॉर्थ में कुछ और चीजें खाते हैं, तो जब भी हमें डाइट प्लान करना होता है तो हम अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर करते हैं. अगर आप साउथ इंडियन को बोलेंगे नहीं आपको रोटी खानी है तो वो कभी नहीं खाएंगे. आपको राइस के साथ ही ऐसे चेंजेस करने होंगे जिससे वो हेल्दी रहे एंड वेट लॉस अगर है तो कर पाए. लाइक राइस को आजकल विलन बना दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है. राइस बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत देर तक सेटाइटी फील कराता है. रोटी राइस दीज आर गुड थिंग्स. तो नॉर्थ में आप जाएंगे तो उनको राइस बुरा लगता है एंड साउथ में जाएंगे तो उनको रोटी बुरी लगती है. उनको लगता है रोटी कौन खाता है. तो दोनों ही चीजें अच्छी हैं, लेकिन उसके साथ कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Nutrition is the process by which living things receive the food necessary for them to be healthy. The science of nutrition is a study of all processes of growth, maintenance and repair of the living body, which depend upon the digestion and absorption of food and the study of that food. And वो न्यूट्रिशनिस्ट कौन होते हैं, हम लोग क्या करते हैं. A nutritionist is an expert on the relationship between food and health, and a dietitian is an expert on what one should eat under different conditions. Like I'm a clinical dietitian, we consider as nutritionist also, but nutritionist can't consider as dietitian because dietitian बनने के लिए आपको सारा physiology, chemistry, biochemistry सब पढ़ना होता है, graduation and master degree. And nutritionist आप छोटे छोटे courses करके भी बन सकते हैं. क्लिनिकल डाइटिशियंस में हमें डिजीज, स्पेसिफिक डिजीज में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे वो हमें जानना होता है. उसके लिए डिजीजेस पढ़ने होते हैं, उसके लिए फिजियोलॉजी पढ़नी होती है. तो डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट में ये थोड़ा डिफरेंस है. So I am masters in clinical nutrition dietetics and I have graduation in clinical nutrition and dietetics both. So इसमें हमने 5 साल में फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड स्टैट्स आल्सो एंड डिजीजेस एंड बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है. So function of food. What is function of food? Let us now get acquainted with the major function of food. As we know, we eat when we are hungry. Sometimes we eat when we feel to eat. Like कुछ भी लगता है कि अब क्या करें, अभी बैठे तो खा ले, मूवी देखने जाते हैं तो खा ले, जब हमें भूख नहीं भी लगी होती है ना. This is wrong. But food not only removes hunger, it also gives us feeling of satisfaction and renewed strength. तो जब हम मूवी में जब खा रहे होते हैं पॉपकॉर्न या जो भी, तो वो क्या दे रहा होता है, वो हंगर को रिलीफ नहीं करते हम उस टाइम, जस्ट हमें सेटिस्फेक्शन दे रहा होता है, हमें अच्छा लग रहा होता है उस टाइम. We also share food to express happiness, friendship, love and unity. जब कभी हमें get together करना है किसी के साथ तो वहाँ पे फूड जरूर होता है. बिना फूड के आप get together नहीं करते ना. किसी को आप कुछ अच्छा होता है फैमिली में, कुछ गुड न्यूज होती है, तो हमें वो हैप्पीनेस को शेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली कुछ फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर घर में बुलाते हैं, कुछ पार्टी रखते हैं. तो बिना फूड के कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होती. Most families bond over meal times. Meal times के टाइम हम साथ में सब बैठे होते हैं एंड हम एक बॉन्डिंग क्रिएट कर पाते हैं. Most meetings
and important discussions in companies happen over lunches and dinners. Yes, आजकल जो corporate meetings होती हैं तो generally restaurant में या hotels में होती हैं जहाँ पे खाना भी हो जाता है, साथ में वहाँ पे time and ideas भी share हो जाते हैं. Thus, food has many important functions in our lives. When we understand these functions, we appreciate how they affect our food intake and our physical, mental and well-being. तो ये सब चीजें हमारे well-being को food कैसे affect करती है. So, किसी का कुछ क्वेरी है यहाँ पे या कुछ कहना चाहता है लैंग्वेज को लेके या कुछ भी बोलना चाहते हैं तो आप बोलिए. No, ma'am, ठीक है मैम. Okay. Then, what is the function of food? Let us now get acquainted. Oh, we have completed this. Now, physiological function. The most important function of food is to build our body. Mainly हमें इस पे ही काम करना है. Psychology तो कर ही लेते हैं सब लोग, है ना. Psychologically तो सब अच्छा खाना खिला के, जो unhealthy भी है वो खिला के कर लेते हैं psychology को satisfied. मगर physiological function हमें देखना है कि उसका physiological function क्या हो रहा है, जो खाया उसके बाद body में क्या changes हो गए. तो that is important. उस पे काम करना है. So the most important function of food is to build our body. We have seen that we probably weight somewhere between 2.5 to 3.2 kg at birth, है ना. जब बच्चे जन्म लेते हैं around 3 kg के आसपास होते हैं. And now weight between 45 to 60, right? है ना. मेरा weight भी 53 है, तो जब मेरा जन्म हुआ, I don't know my weight, but around ऐसा ही होगा. But आज मेरा weight 53 kg है. तो ये कैसे हुआ? फूड इनटेक जैसे जैसे किया उस हिसाब से बॉडी बनी. अगर मैं ज्यादा सिर्फ फैटी फूड खाती, प्रोटीन्स कम खाती, तो मेरा थोड़ा फैटी बॉडी होता, अनहेल्दी बॉडी होता. मेरा वेट शायद 80 होता एट द एज ऑफ 43. एंड कोई इंसान जो प्रोटीन बहुत कम खा रहा है, फैट भी कम खा रहा है, तो उस केस में वो क्या होगा? एकदम लीन एंड थिन होगा, स्किन ड्राई होगा. तो ये सब चीजें होंगी. This growth is a result of food we eat from birth to adulthood. Now we are an adult, our weight is constant, which shows that we have achieved optimum growth. Yes, my weight is stuck at 53 from at the age of when I was, I think 25, 26. प्रेगनेंसी के टाइम मेरा बड़ा था, लेकिन उसके पहले अभी तक एक 53 मैंने कांस्टेंट बना लिया है. उससे बढ़ने नहीं देती, उससे कम भी नहीं होती. तो एक एज में जाकर वो रुक जाता है क्योंकि आपकी ग्रोथ नहीं होती है ना. Unless until you are taking unhealthy food, जब तक आप अनहेल्दी फूड नहीं खाएंगे, फैटी फूड नहीं खाएंगे, फैट जब तक डिपोजिट नहीं होगा, वेट नहीं बढ़ेगा. लेकिन एक नेचुरली नॉर्मली वेट नहीं बढ़ेगा अगर आपकी एडल्टहुड होने के बाद आपकी हाइट बिकॉज नहीं बढ़ती है. ओके. सो एक एडल्ट होने के बाद एक वेट फिक्स हो जाता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. एक फिक्स बीएमआई होता है, इसके अंडर आप This growth is the result of food we ate from birth to adulthood. Now, as an adult, our weight is constant, which shows that we have achieved optimum growth. At this age, the food we helps to maintain and renew worn out cell. अभी खाना क्या कर रहा है? सिर्फ हमारी बॉडी को रिपेयर कर रहा है. ओके. और जो मैं डेली का काम कर रही हूँ, जो बातें करते हैं, हम बोलते हैं, चलते हैं, तो वो चीजों के लिए एनर्जी सप्लाई करता है. अभी मुझे नया सेल्स जो है साइज बॉडी का नहीं बढ़ेगा मेरा, राइट. तो सिर्फ जो सेल रोज डेड हो रहे हैं वो रिपेयर होगा, न्यू फॉर्म होगा, लेकिन साइज बॉडी का नहीं बढ़ेगा. बिकॉज साइज अब नहीं बढ़ रहा, तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट
हमारे एडोलेसेंट एज से कम हो जाएगी। जब हम बढ़ रहे होते हैं एडोलेसेंट एज में, जो बच्चे होते हैं 10-12 साल के, तो उनको आप देखेंगे भूख बहुत लगती है, बार बार मंचिंग करते हैं, हर 2 घंटे में, हर 1 घंटे में उनको कुछ खाने के लिए चाहिए, बिकॉज उनकी बॉडी में ग्रोथ हो रहा है, रिक्वायरमेंट है उनकी। तो उस टाइम के बच्चे हमारी एज के लोगों से ज्यादा नीड है उनके बॉडी को खाने की। ओके, लेकिन जनरली क्या होता है, बड़े एज के लोग सोचते हैं अभी हम बड़े हो रहे हैं, ज्यादा अब खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। अब हमारी रिक्वायरमेंट कम हो गई है, बस हमें मेंटेन करना होता है अपनी बॉडी को, तो हमें कैलोरी को लिमिट करना होता है। Secondly, food provides the energy our body needs for all its activity, voluntary and involuntary. We know that even what we sleep, many of our body activities continue. जब हम सो रहे होते हैं तभी भी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, लाइक ब्रीदिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं 24 आवर। Absorption of food, etc. These keep us alive without any effort of our part and are called involuntary activity. मतलब ऐसे फंक्शन, involuntary मतलब ऐसे फंक्शन जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। ओके, जैसे मेरा हार्ट बीट होना, ठीक है, ये अपने आप होगा, मैं ऐसा नहीं सोच सकती कि अभी मुझे बंद करना है, थोड़ा रेस्ट करना है, नहीं, वो नहीं कर सकते, मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। अगर कोई सुसाइड करना चाहेगा, बोलेगा नहीं मुझे हार्ट रोक के सुसाइड करना है, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज दिस आर अनवॉलंटरी फंक्शन, वो होगा ही होगा, ठीक है। एंड डाइजेशन जो है वो एक बार खाना अंदर जाने के बाद वो डाइजेस्ट होगा ही होगा, दैट इज अनवॉलंटरी फंक्शन। जो मसल्स नीचे फूड को भेज रहे हैं, तो ये अपने आप ही होगा, तो ये हमेशा फंक्शंस होते रहते हैं और इसके लिए एनर्जी बॉडी को चाहिए होती है। The work of activity we do when we are awake and our mind is in it, like studying, walking, cooking, working at desk or playing the game of badminton and even playing the chess. जब हम स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं तो आप देखेंगे वेट लॉस होता है किसी का, जब बहुत ज्यादा परेशान है इंसान, क्योंकि स्ट्रेस में भी हमारा बीएमआर बढ़ जाता है और हम ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो मेंटल स्टेटस भी डिपेंड करता है आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट पे। और ये जो एक्टिविटीज मैंने बोली, डेस्क एक्टिविटी जो हमें दिख रही है करते हुए, these are called voluntary activity, जो हम करते हैं, बोलना, हाथ को मूव करना, these are called voluntary, जो हमारे अंडर में है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो these are two types of activity, voluntary and involuntary. Voluntary जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, involuntary जो नहीं कर सकते। So the amount of energy we need for all these depends on the kind of activity and the time of energy we spend doing it. अब अगर किसी को वेट लॉस करना है, मानिए, तो वॉकिंग आपने सजेस्ट किया कि 30 मिनट्स वॉक करो, ठीक है, और दूसरे को सजेस्ट किया 40 मिनट्स वॉक करो, ऑब्वियसली 40 मिनट्स वॉक में ज्यादा एनर्जी लगेगी। लेकिन अगर 30 मिनट्स वॉक वाला इंसान फास्टर वॉक कर रहा है एंड 40 मिनट्स वाला स्लोअर वॉक कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है दोनों सेम एनर्जी एक्सपेंड करें, दोनों डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में। ओके, तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करना है, अगर एक्सपेंस करना है, तो आपको फास्टर कोई भी वर्क करना होगा, एंड अगर ड्यूरेशन बढ़ाएंगे तो फास्टर वर्क प्लस ड्यूरेशन बढ़ाएंगे तो एनर्जी ज्यादा एक्सपेंस होगी। The third function of food is to regulate all the activities of the body and protect it from disease and infection. Now, example of some of activities which regulate body are given below. Beating of our heart for circular of blood. एक new student join हुआ है,
गुड इवनिंग मैम, नमस्ते मैम। गुड इवनिंग, इंट्रोडक्शन दीजिए, मैं थोड़ा पॉज करूँ क्लास को। जी मैम, मेरा नाम मैम सुनंदा है, मैं उड़ीसा के बलांगीर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ठीक है, अपनी डिग्री बताइए, कुछ क्वालिफिकेशन होगा आपका, कुछ 10th 12th ग्रेजुएशन? जी मैम, मेरा अभी रिसेंटली हिंदी में जो हिंदी लिटरेचर में पीजी खत्म हुई है और योगा में पीजी डिप्लोमा भी कर चुकी हूँ मैम। ओके, ठीक है, आपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया है? मैम इंटरेस्ट है, न्यूट्रिशन के बारे में जानना चाहती थी एक्चुअली मैं। आजकल के जमाने में तो पूरा सब तो हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। सो मैं भी चाहती हूँ एक्चुअली कि न्यूट्रिशनलिस्ट बनने के लिए। न्यूट्रिशनिस्ट, that is not nutritionalist, that is nutritionist, NIST। जी मैम। तो आपने लेट ज्वाइन किया है, कुछ आपने मिस किया है, तो पीछे जब कभी रिवाइज होगा तो आप फिर से उसको कर लेंगे। आप फर्स्ट सब्जेक्ट 1 चल रहा है अभी, फूड एंड न्यूट्रिशन। ओके, पीडीएफ आपको मिला होगा, आपको थोड़ा एक बार पढ़िएगा। ठीक है जी मैम। तो आई होप आप एक्चुअल जो बॉडी वेट होता है, आइडियल बॉडी वेट, वो मेंटेन करते होंगे, और नहीं करते तो कैसे करना है वो हम आगे पढ़ेंगे। जी मैम। ओके, क्लिक कर लीजिए अभी। So we have started about the function of food and voluntary and involuntary functions. Okay, so involuntary function and voluntary function दोनों में ही एनर्जी कंज्यूम होती है। वॉलेंट्री फंक्शन की हेल्प से हम एनर्जी को बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन इनवॉलेंट्री फंक्शन को हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है उतना ही होगा। ओके, जब भी हमें अपना वेट बढ़ाना है या घटाना है तो एनर्जी ही वहां पे रोल प्ले करती है कि हमें कंज्यूम कितना करना है और एक्सपेंस कितना करना है। ओके, अगर कोई इंसान पतला होना चाहता है, 80 kg से 60 होना चाहता है, तो उस केस में अगर वो इंसान 2200 किलो कैलोरीज ले रहा है तो उसे कैलोरी डिफिशिएंट डाइट में डालना पड़ेगा। मतलब 22 किलो कैलोरीज से उसकी कैलोरी को कट डाउन करना होगा टू 2000 किलो कैलोरीज में। ठीक है, और फास्टर वेट लॉस कराने के लिए हमें उसका जो एक्सपेंस है, कैलोरी का जो एक्सपेंस है, दिन भर वो खर्च कर रहा है वॉलेंट्री कामों में, जैसे कि चलना, बोलना या जो भी चीजें कर रहा है, उसमें ऐड ऑन करेंगे हम वॉकिंग। बहुत इजी है और उसमें कोई भी एक्सपर्ट नहीं लगता है, तो वॉकिंग सबसे इजी एक्सरसाइज है, वो हर कोई कर सकता है बिना एक्सपर्ट के। तो वो अगर हम ऐड ऑन करेंगे तो हमारी कैलोरी एक्सपेंस बढ़ जाएगी और कैलोरी डिफिशिएंट हम जल्दी होंगे और वेट लॉस फास्टर होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन हमें कभी भी प्रोटीन कट डाउन नहीं करना होता है। जनरली बहुत सारे जो डाइटिशियंस होते हैं, कई बार फेक डाइटिशियंस होते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती, तो वो प्रोटीन भी कट डाउन करते हैं। प्रोटीन कट डाउन करने से क्या होगा, हमारा स्किन खराब होगी, सेल जो है हमारे डेड होंगे, रिपेयर प्रॉपर नहीं होगा, तो वो हमारी बॉडी को हार्म करेगा, हमें वीकनेस फील होगी। तो ये चीजें जब भी हमें प्लान करना है, स्मार्टली एंड साइंटिफिक वे में करना है। ओके, एंड beating of our heart for circulation of blood, these are involuntary function। maintenance of our body temperature, ये भी हमारा बॉडी दिन भर जो ब्लड सर्कुलेट करता है उसकी हेल्प से टेम्परेचर को मेंटेन करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन फॉर वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, जैसे कि मैं भी बोल रही हूँ तो मेरी माउथ मसल जो है मूव कर रही है, राइट, तो वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट भी हो रहा है यहाँ पे, वॉलेंट्री भी हो रहा है। Removal of waste from the body in form of sweat, urine and feces, तो ये भी एक पार्ट है।
तो जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ वेस्ट बनेगा ही, उसको रिमूव करना। स्वेट इज ऑल्सो वेस्ट। जब भी हम पानी पीते हैं तो एक्सेस वाटर रिमूव होता है विद एक्सेस सोडियम। ओके, देन यूरिन, और उससे जो भी बॉडी में जो जर्म्स एंड वो होते हैं वो भी साथ साथ निकलते हैं। यूरिन एंड फीसेस, यूरिन भी एक बहुत अच्छा है, जरूरी है होना, जिससे हमारी बॉडी में जो भी बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो निकलते हैं यूरिन के साथ मिक्स होके। एंड फीसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेली डे टू एवरीडे फीसेस निकलना जरूरी है। फीसेस दैट मींस पॉटी, या हम जिसको पैखाना बोलते हैं। Apart from this, vital nutrients in food also help to protect the body from various infection diseases and from wearing out. Okay, जो भी इन्फेक्शन होते हैं वो सब रिपेयर होते हैं किसकी हेल्प से? प्रोटीन की हेल्प से। जो भी वेयरिंग होता है, वेयरिंग आउट होता है, जैसे हमें चोट लगती है तो उसके लिए रिपेयर होने के लिए क्या चाहिए? हमें प्रोटीन्स चाहिए। तो जब भी किसी इंसान को चोट लगती है, इन्फेक्शन है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोटीन को इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, एंड कभी भी वेट लॉस में हमें प्रोटीन को कट डाउन नहीं करना है। ऑलरेडी इंडियंस की डाइट में प्रोटीन थोड़ा कम ही रहता है बिकॉज वी आर मोस्टली वेजिटेरियन, एंड उसमें भी हम सेकंड क्लास मोस्टली खाते हैं, दाल वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट कम खाते हैं। तो अगर हम रोज मिल्क प्रोडक्ट खा रहे हैं दैट्स फाइन, अगर नहीं खा रहे तो हम ऑलरेडी थोड़ा प्रोटीन डिफिशिएंट रहते हैं और कैलोरी हम ज्यादा खाते हैं, इसलिए मोस्टली लोग ओबेज होते हैं। ओके, सो एक बार फटाफट, अभी हम 15 मिनट्स हैं, एक बार शुरू से रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में। सो जो भी हमारी बॉडी है वो सेल से बनी है और इन सेल को बनाने के लिए हमें फूड चाहिए, राइट? हम जैसा खाना खाएंगे हमारी बॉडी फॉर्मेशन वैसा होगा। अगर हम फैटी फूड खाएंगे हमारी बॉडी में फैट डिपॉजिट ज्यादा होगा। अगर हम प्रोटीन रिच फूड खाएंगे तो हमारी बॉडी में मसल ग्रोथ होगा, राइट? तो हमें हर चीज ऑप्टिमम खाना है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नो फैट खाना है, क्योंकि फैट भी बॉडी के लिए जरूरी है फॉर स्किन शाइन एंड सॉफ्टनेस ऑफ स्किन एंड पूरी लेयर ऑफ फैट तो चाहिए हमें प्रोटेक्ट करने के लिए टेम्परेचर से। बिल्कुल भी स्किनी लाइक मॉडल्स, जो जैसे मैं एग्जांपल दूं अगर मॉडल्स का, तो उनकी बॉडी में फैट बिल्कुल भी नहीं होता है, उनको ऊपर से ऑयलिंग की जाती है बॉडी में ताकि उनकी बॉडी शाइन करे, राइट? तो उनको, उनके लिए आइडियल बॉडी वेट नहीं देखा जाता, उनको अंडर वेट रखा जाता है एक्चुअली में। और जो एयर होस्टेस है, वैसे भी मेरे पेशेंट्स है तो उनके केसेस में भी कई बार उनको थोड़ा अंडर वेट रखा जाता है। तो हम जैसा खाना खाएंगे वैसी बॉडी फॉर्मेशन होगी। अगर हम अंडरवेट होना चाहते हैं तो हम कैलोरी डिफिशिएंट खाएंगे, प्रोटीन डिफिशिएंट खाएंगे अंडरवेट होने के लिए। एंड अगर हम नॉर्मल बॉडी वेट रखना चाहते हैं तो हमें बैलेंस डाइट खाना होगा। और अगर हम ओवरवेट होना चाहते हैं किसी मूवीज के लिए या किसी भी रीजन से, तो हमें प्रोटीन भी ज्यादा एंड फैट भी ज्यादा खाना पड़ता है। या फिर अगर अंडरवेट है इंसान, उसको नॉर्मल करना है तो प्रोटीन एंड कैलोरीज दोनों इंक्रीज करनी पड़ेगी। ओके, एंड डेफिनेशन ऑफ फूड क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट एंड डाइट क्या है। फूड बेसिक चीज है लाइफ की, बिना इसके लाइफ नहीं है। कोई भी चीज आप करते हैं उसके पीछे फूड ही होता है। ओके, आप खाने के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप फास्ट भी रखते हैं तो आपकी बॉडी में जो स्टोर है फूड का वही काम कर रहा होता है। लाइक जब आप मान लीजिए एक दिन तक आपने कुछ भी नहीं खाया तो जो सेल है बॉडी के वो ब्रेक डाउन का काम करते हैं, वो भी फूड से बने हैं। तो उस टाइम वो ब्रेक डाउन होते हैं, वो आपको कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज़ सेल्स आर प्रोटीन्स, तो वहाँ पे हमारा प्रोटीन लॉस होता है। दीदी क्या करता है? So I never recommend to fast. अगर कोई दूसरा रीजन ना हो, भगवान वाला कोई रीजन ना हो, उसके अलावा वेट लॉस के लिए मैं कभी भी फास्टिंग रेकमेंड नहीं करती। Okay? Thus we can define food as any solid or liquid which when eaten can supply any of the following. तो हम कुछ भी खाते हैं सॉलिड लिक्विड, तो हमें वहां से कैलोरीज एंड सारा न्यूट्रिशन सप्लाई होता है हमारे डेली के काम के लिए।
डेली का काम क्या होते हैं, हमारा सेल्स रिपेयर एंड टिश्यू रिपेयर, हमारा डेली का काम जैसे कि चलना फिरना सोना, सब चीजों में एनर्जी लगती है। इन सब चीजों के लिए जो एनर्जी आती है वो फूड से आती है। एक्स्ट्रा अगर कुछ काम कर रहे हैं बेसिक काम के जैसे कि रनिंग एंड ऑल, तो फिर आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज लगती है। And nutrition is the process by which living thing receive food necessary for to be healthy. अगर आपको हेल्दी रहना है तो बिना हेल्दी डाइट के आप हेल्दी नहीं रह सकते। अगर आपको हेल्दी पर्सन रहना है तो आपको खाना सही खाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई इंसान बोलूं कि वो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करता लेकिन खाना बहुत एकदम लाइक डाइटिशियन, उनको डाइटिशियन है और वो खुद एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करता, तो क्या वो हेल्दी रह सकता है? यस, रह सकता है, नो डाउट। लेकिन वो उसमें बेंडिंग के इश्यू आ जाएंगे, उनका जो स्पाइन है वो स्टिफ हो जाएगा, ये सब चीजें आएंगी, स्ट्रेचिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं, पूरा दिन वो बैठ के रहेगा, ठीक है। तो उनमें बोन इश्यू आ सकती है, मगर उनका जो बॉडी है बेसिक क्रोनिक डिजीजेस वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंसान एक्सरसाइज बहुत कर रहा है लेकिन वो खा सब रहा है तो उसको जरूर कुछ ना कुछ बीमारी हो सकती है, ओके। मगर आई डोंट रिकमेंड नो एक्सरसाइज, आई रिकमेंड हेल्दी फूड प्लस एक्सरसाइज, बेसिक छोटी सी एक्सरसाइज लाइक 30 मिनट्स वॉक या थोड़ी सी 15 मिनट स्ट्रेचिंग, अगर बहुत बिजी इंसान 10 मिनट्स एटलीस्ट बेंडिंग एक्सरसाइजेस काइंड ऑफ थिंग, प्लस हेल्दी बैलेंस्ड डाइट। And exercise also gives mental well-being, अच्छे हार्मोन्स को रिलीज करने में हेल्प करता है। तो एक्सरसाइज करना जरूरी है, जिनके पास टाइम नहीं है एटलीस्ट 10 मिनट्स जरूर करना चाहिए। बट डाइट एवरी डे आपको सही से खाना है, अच्छा खाना है एंड डिफिशिएंट एवरी डे नहीं होना है एंड प्रोसेस्ड फूड से दूर रहना। Now, social cultural function of food. We know how important food is in social and cultural life. We serve refreshment at meetings, seminars, है ना? जब भी हम कुछ seminars करते हैं तो खाना वाना जरूर होता है यहाँ पे। And वो बहुत मैटर करता है, जब भी हम किसी गेट टुगेदर से आते हैं हम जरूर उसके बारे में डिस्कस करते हैं, खाना ऐसा है ना, तो दैट बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। In most of our festivals and celebration, we have lunch and dinner with family and friends with binds us together. Food is also used as an expression of feast, expression of happiness. तो I recommend जब भी हम डाइट प्लान करते हैं तो आप कभी भी फेस्टिवल्स में आपको लिमिट नहीं करना है बहुत ज्यादा, ठीक है। आप फेस्टिवल एंजॉय करिए, लेकिन आपका जो डेली लाइफ का जो खाना है जो आप घर में रोज खा रहे हैं वो आपके कंट्रोल में होता है, वो आपको सही से खाना है। लेकिन जो आप कभी शादी में गए या कभी फ्रेंड के इनविटेशन पे गए उसको भी लिमिट करना है, श्योर कि मंथ में एक बार उससे ज्यादा ना हो, है ना। बाहर का कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन रोज का खाना आपको जरूर चेक करना है कि आप कैसा खा रहे हैं। घर में तो नहीं बाहर का खाना मंगा के खाए, बाहर का खाना बाहर जाके खाइए, घर में मत मंगा के खाइए। जब आप बाहर का खाना घर में मंगाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा उसको एक्सेस करना, तो आपके लिए फ्रीक्वेंट हो जाएगा वो चीज, है ना। तो कोशिश करिए जब आप बाहर का खाना खाना है बाहर जाके खाइए, तो आपको फील भी रहेगा कि हाँ हमने बाहर खाया था, उस दिन बाहर खाया था, हमें बार बार नहीं जाना चाहिए। या फिर एक और प्लस पॉइंट है कि आप वो लाइक सराउंडिंग को थोड़ा फील करेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा मकान के साथ।
it should be limited to once in a month. इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. In most of our festivals and celebrations, we have lunch and dinner with family and friends, which binds us together. Food is also used as an expression of happiness. For example, we distribute sweets when we pass examinations, buy a car when there is a marriage feast. We also celebrate birthdays, anniversaries, promotion, etc. by cutting cakes and enjoying food at parties. In religious functions like Easter, Ramzan, Nokai, etc. We make special preparation to distribute food. Offering thus food helps to strengthen our social and cultural ties. Yeah, it is good. But festivals के लिए ओके है, आप हर चीज जो बनती है आपकी कल्चरल लाइक पीछे से जो चलती आ रही वो जरूर बनाइए अगर बनती है तो. लेकिन ऐसा नहीं कि आप फेस्टिवल में भी आप केक कटिंग कर रहे हैं, आप जन्माष्टमी में भी केक कटिंग कर रहे हैं. दैट इज नॉट राइट, दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. ओके, तो आप केक से फार बेटर है आपका गुलाब जामुन, आपका लड्डू. ओके, मैं क्यों बोल रही हूँ, कंपेयर में बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि आप मैं ये बोल रही हूँ कि आप लड्डू खाइए, है ना. इफ आई कंपेयर केक टू लड्डू, बूंदी का लड्डू, उसमें आपको थोड़ा प्रोटीन पे आएगा, है ना, थोड़ा फैट आएगा जो दिख रहा है, समझ में आ रहा है. लेकिन केक में बहुत सारा फैट ऐसा है जो दिख ही नहीं रहा, और आप कंज्यूम बहुत ज्यादा कर पाते हैं केक को. आप किसी बच्चे को दीजिए अच्छे से, वो काफी बिग पोर्शन केक खा पाएगा. लेकिन लड्डू कोई भी बच्चा वो मैक्सिमम 3 to 4 से ज्यादा नहीं खा पाएगा. तो जब हम कैलोरी काउंट करेंगे दोनों के कंजप्शन में, तो आपको मिलेगा कि केक से बहुत ज्यादा इजीली आ पा रहा है, ज्यादा कंज्यूम कर पा रहा है बच्चा. एंड आजकल के केक में क्रीम्स होती हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड होती हैं, जो हमारे गॉल ब्लैडर के लिए बहुत हार्मफुल है. ओके, तो ऐसी चीजें अवॉइड करिए. लड्डू में बेस कम प्रोसेस चीजें हैं, लाइक अगर आप बाहर का लड्डू ले रहे हैं तो थोड़ा फैट को खराब फैट यूज कर सकते हैं, राइट, रीयूज्ड फैट यूज कर सकते हैं मैक्सिमम. बट बेसिकली उनको बेसन ही यूज करना पड़ेगा, उसको प्रोसेस करके नहीं करेंगे. लेकिन केक्स में क्या होता है, मैदा होता है, दैट इज ओके, चलेगा. बट क्रीम इज वेरी प्रोसेस्ड, उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी को बहुत एफर्ट देना होता है. तो दैट इज नॉट राइट टू यूज केक इन इंडियन फेस्टिवल्स. ठीक है, बर्थडे में आ गया, हम उसके बिना नहीं चला सकते, बर्थडे चलेगा, लेकिन अवॉइड क्रीम्स को मत खाइए. एटलीस्ट मैम तो फिर घर का बना केक खा सकते हैं फिर, दैट मींस इफ आई कंपेयर कि अगर बाहर का केक है या घर का केक, कौन सा लें, तो घर का केक. ओके, विदाउट आइसिंग एंड क्रीम मैम. यस, विदाउट आइसिंग एंड क्रीम. ओके, बट आई डोंट रिकमेंड कि आप केक भी फ्रीक्वेंटली खा सकते हैं. एटलीस्ट तो बहुत ज्यादा शुगर है, मैदा है, तो ऐसी चीजें ओकेजनली होनी चाहिए. ओके, जो शुगर है आपका ओकेजनली होना चाहिए, डेली बेसिस नहीं होना चाहिए, है ना. जितना आप ज्यादा ये सब चीजें खाएंगे उतने ज्यादा एडिक्ट होंगे. अगर आप खाएंगे, आपके बच्चे उसके लिए एडिक्ट होंगे. तो ऐसी चीजें जितनी कम हो उतना अच्छा है. ठीक है, आई डोंट रिकमेंड एवरीडे बेसिस पे कोई भी शुगर. ठीक है, लेकिन अगर आपको बर्थडे है, अभी केक चाहिए ही वहां पे, तो घर का केक इज फार बेटर देन बाहर का. अगर आप घर पे नहीं बना सकते, तो जो भी ऑर्डर कर रहे हैं बाहर से, तो मेंशन करिए कि उसमें जो क्रीम होती है, व्हाइट वाली जैसी क्रीम होती है ना, वो आइसिंग क्रीम जो बोलते हैं, वो यूज ना करें. इंस्टेड ऑफ आइसिंग क्रीम दे कैन यूज चॉकलेट सिरप्स डाल सकते हैं, वो बेटर है उनका आइसिंग क्रीम से. ओके, तो लाइक स्केल्स हैं, आप किसको चूज कर रहे हैं, क्या पिक कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी को आप ये नहीं बोल सकते आप केक खाओ मत, बिल्कुल, है ना. लेकिन अगर खाना पड़े किसी कंडीशन में, तो कैसा खाना है, दैट वी शुड नो. तो अगर आप घर का केक बना सकते हैं, आप उसमें शुगर का भी चेक रख सकते हैं. आप कम शुगर में बना सकते हैं, कम फैट में बना सकते हैं. फैट जो यूज करेंगे, ऑब्वियसली आप अच्छा फैट यूज करेंगे बाहर के कंपैरिजन में, राइट. तो ऑब्वियसली बाहर का केक से घर का केक बेटर है.
केक ना खाना ज्यादा बेटर है। एंड अगर क्रीम और चॉकलेट केक के बारे में बोलूं तो क्रीम वाला केक आपको अवॉइड करना चाहिए। अब केसेस देखिए, जिन जिन घरों में ज्यादा मेयोनीज यूज होता है, फ्रीक्वेंट क्रीम वाली चीजें यूज होती है, डेफिनेटली उनके घर में एक दो इंसान का गॉल ब्लैडर रिमूवल तो हुआ होगा। ओके, तो जो प्रोसेस चीजें हैं बहुत हार्म करती है हमारे गॉल ब्लैडर को। वो जो फैट होता है, मेयोनीज इज व्हाट, दैट इज फैट। ओके, और वो इतना ज्यादा प्रोसेस्ड है कि गॉल ब्लैडर को उसको जो डाइजेस्ट करना पड़ता है, गॉल ब्लैडर बाइल देता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए। ओके, तो उसको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। तो जिस चीज के लिए बॉडी को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़े डाइजेशन में, दैट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। सॉरी मैम, थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ, इट इज जस्ट अ पर्सनल क्वेश्चन मैम। I had my gallbladder removed like 6 years back, ma'am. But मैं तो mayonnaise and all I hardly used to have. Fat भी फिर भी मेरा रिमूव हुआ है because उसमें stones आ गए थे मैम। So हाँ, वो जो stones होते हैं that is fats only. Okay, और क्यों हुआ? In your case, I can guess कि हो सकता है आपका बॉडी वेट कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। जो आइडियल बॉडी वेट से जिसकी भी बॉडी में फैट डिपोजिशन ज्यादा होगा, तो उसकी बॉडी में गॉल ब्लैडर, तो इससे प्रूव होता है कि उसने फैट ज्यादा खाया, राइट? मैम आई वाज लाइक 59 किलोस, 59 और 60 किलोस देन जब रिमूव हुआ था। ओके, तो बाहर का खाना आपका था क्या फ्रीक्वेंटली? नहीं मैम, बहुत कम, बहुत कम। इट्स लाइक नेग्लिजिबल ही था पहले। इवन अभी भी बहुत नेग्लिजिबल है, बट मैं खुद फिगर आउट नहीं कर पाई क्यों स्टोन हुआ। ओके, तो ऐसा पेन आया था आपको रिमूवल के पहले? जी मैम, मेरे को ना ज्यादा चेस्ट पेन होता था मोस्टली मिडनाइट में, 12 बजे के बाद, रात के 12 बजे के बाद, वो टाइम पे भी बहुत। जी मैम, सीवियर पेन होता था? क्रॉनिक मैम, बहुत ज्यादा। मतलब मुझे फिर से हॉस्पिटल लेके देन सलाइन चढ़ाना पड़ता था, देन आफ्टर चेकअप एंड ऑल, फिर देन हमें पता चला दैट देयर इज अ स्टोन, गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ है। See, I want to clear your chronic term, specify कर दूं। Chronic that means जो long duration से चला आ रहा है। हाँ। And acute that means अचानक से हुआ। तो acute, okay. Critical, I think आप confused हुए critical and chronic में। Critical means ज्यादा होना। मे बी आपको acute pain होता होगा, अचानक से बहुत पेन होता है जनरली गॉल ब्लैडर स्टोन में। जनरली अचानक से बहुत तेज पेन होता है, एक्यूट पेन होता है, एंड अचानक से ही होता है। ठीक है, क्रॉनिक जनरली नहीं होता। क्रॉनिक दैट मींस बहुत लंबे टाइम से पूरा दैट इज क्रॉनिक। जैसे क्रॉनिक वर्ड यूज करते हैं क्रॉनिक डिजीजेस, जैसे हार्ट डिजीजेस के लिए करते हैं। ओके, तो आपके केस में थोड़ा आपका लाइफ हिस्ट्री से समझना पड़ेगा क्या है, लेकिन जनरली जो थोड़ा ओवरवेट होते हैं उनमें देखा गया है, या फिर जो बाहर का ज्यादा खा रहे हैं, प्रोसेस्ड चीजें में भी उसमें देखा गया है स्टोन जनरली होता है। जी नमस्ते मैम। अच्छा मैम क्या मिल्क से भी बढ़ता है क्या? हाँ मैम है। क्या पूछ रहे आप? हाँ जी मैम, जैसे ये मिल्क होता है क्या मैम, उससे भी फैट बढ़ता है क्या? मिल्क इज वेरी गुड, उसमें फैट जो होता है दैट इज द रीजन ऑफ वेट गेन। एक्चुअली अभी 6 o'clock हो गया। आगे नेक्स्ट क्लास से हम जो करेंगे लास्ट के 10 मिनट्स क्वेश्चन के करेंगे। तो लास्ट के 10 मिनट्स जो होंगे, आप जो भी क्वेरी है या 15 मिनट्स कर लेंगे, तो क्वेरीज आप उस टाइम में पूछ सकते हैं। ओके, now so I'm going to end the class and the next class में हम इसका डिस्कशन करेंगे। ओके, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।